Hello everyone, welcome to Ansarkari. Today we are discussing the January 5th newspaper, The Hindu. Starting with the first article, 8 Indians that ex-Navy personnel get 60 days to contest the Qatar jail terms. तो इसका मतलब उनको पार्डनिंग पावर एक तरह से जो किंग के पास होता है उनको नहीं मिला है. MEA confirms that death penalty of the Navy veteran have been commuted. The commuted means lighter sentences from the death penalty. हार्शर टू लाइटर होता है कम्यूटेशन मतलब. नाउ दे फेस वेरिंग क्वांटम ऑफ प्रिजन टर्म्स. किसी को ज्यादा प्रिजन टर्म्स होगा, किसी को कम होगा. इंडियन एम्बेसी गेट्स कॉन्सुलर एक्सेस. तो कॉन्सुलर एक्सेस जो होता है इट इज अंडर द वियना कन्वेंशन और हेग. मानसी. हाँ मुझे कंफर्म करना पड़ेगा। आई थिंक इट इज वेना कन्वेंशन ओनली। हम्म. तो ये कुलभूषण जाधव जो पाकिस्तान हम्म। एलिज करता है कि ही इज ए स्पाई working inside Pakistan and against the Pakistani interest. He was abducted from the Iranian intelligence agency in the Baluchistan region. तो उसके बाद से कंटिन्यू चलते आ रहा है उनका इशू विद इंडिया एंड पाकिस्तान. इंडो पाक टाइज का बात करते हैं तो उनका भी नाम एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं. और इंडिया का स्टैंड रहता है कि वो एक नॉर्मल सिटीजन है. वो पहले नेवी में थे लेकिन वो भी एक्स नेवी थे और वहां पर सिर्फ बिजनेस पर्पज से गए. और पाकिस्तानी बोलते हैं कि वो स्पाई. तो इंडिया कतर रिलेशनशिप में जो रोड ब्लॉक क्या क्या हो सकता है मानसी. हम लोग जब डिस्कस करते हैं तो हम लोग ओवरऑल डिस्कस करते हैं. तो रोड ब्लॉकिंग क्या है कि जो इसी कारण रिलेशनशिप खराब होते जा रहा है. एक इशू तो यही है जो भी ये करंट इशू चल रहा है। और खराब होने का एक कतर इज एन अरब कंट्री, तो उसमें आई थिंक इट इज सुन्नी डोमिनेटेड कंट्री। तो यहाँ पे कुछ इशू हो सकते हैं जो इंडिया का स्टैंड है रिगार्डिंग द इजराइल पैलेस्टीन इशू है, उसमें आई थिंक हो सकता है कुछ। दूसरा नुपुर शर्मा केस वाला हुआ था. आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, आप एक बार एक्सप्लेन कर दो 2022 में उसको। नुपुर शर्मा वाला केस हुआ था ना. इसमें कटर ने कहा था कि इसको सस्पेंड करिए और डिनर नहीं करेंगे वाइस प्रेसिडेंट के साथ. अच्छा। उसके बाद ही फिर सस्पेंड हो ओ। गई थी. तो कतर ही था उसमें. तो ये ईरान वॉज रिवेंज आफ्टर द बिगेस्ट अटैक सिंस 1979. तो 1979 क्यों इंपॉर्टेंट है मानसी ईरान के हिसाब से देखा जाए तो. 1979 आई थिंक यूएस के साथ उस कॉन्टेक्स्ट में कुछ इशू था। 1979 में शियाइट रेवोल्यूशन, खोमेनी आए थे पावर में. इस्लामिक रिवॉल्यूशन 1979. उसके पहले शाह ऑफ ईरान थे. इट वाज वेस्टर्न बैक्ड डिक्टेटरशिप. तो वो शियाइट रेवोल्यूशन हुआ 1979 में. उसके बाद से आज तक खोमेनी है. अयतुल्ला खोमेनी उन्हीं का बाकी सब. तो इन ईरान एलिट रेवोल्यूशनरी गार्ड IRGC. तो रेवोल्यूशनरी गार्ड का मकसद ये रहता है कि जो रेवोल्यूशन है वो बरकरार है. तो रेड गार्ड जैसे बोलते हैं ना वैसे ही एक तरह से. हम्म. टूरिस्ट बोर्ड एनगल्फ इन थिक ब्लैंकेट ऑफ फॉग. तो फॉग का डिफरेंस मिस्ट फॉग और स्मॉग में फर्क यही है कि जो स्मॉग सबसे ज्यादा हेवी होता है, कुछ मीटर तक दिखता है. फॉग में थोड़ा ज्यादा होता है, मिस्ट में बहुत ज्यादा होता है. लेकिन सबका ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक सेम. मानसी. सिटी ऑफ हाँ लेक कहा ठीक है। जाता है. भोपाल में सिटी एक ऑफ। एक इम्पोर्टेंट लेक है जिसका नाम एंशियंट इंडिया के हिसाब से नहीं पता, आप ही बताओ। भोजतल. हाँ। भोजतल बनाया गया था राजा भोज ड्यूरिंग एज अ किंग ऑफ मालवा. मैन मेड लेक है. 1005 से लेकर 1055 AD के बीच में. तो इसको एक सेकंड सर्च कर लेते हैं. तो किंग भोज सफर फ्रॉम स्किन डिजीज और सब डॉक्टर आए फेल टू क्योर हिम. सेंट बोले कि आप टैंक बनाइए जिससे आपका बात करेंगे तो आपका स्किन डिजीज खत्म हो जाएगा. तो उन्होंने इंजीनियर बुलाया और
रिवर बेतवा से वहां से कनेक्ट करके आप एक रिवर लेक बनाइए। तो भोजतल बहुत तो ये इंपॉर्टेंट है। स्किन डिजीज को क्योर करने के लिए अगर बनाई गई, तो फिर हम जैसे बात करते हैं कि कुछ प्रॉपर्टीज होती है ना, कुछ मिनरल्स जो वाटर में मिक्स्ड होते हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज मिक्स हो जाती है, तो उनमें हीलिंग पावर होती है। आई थिंक हरियाणा में भी ऐसी एक सच लेक है। तो हम्म। कौन सा मिनरल है? उसमें जो सल्फर वल्फर मिल रहा तो ऐसा कुछ लिखा नहीं है, हाँ, लेकिन सल्फर ही। हम्म, लेकिन सल्फर का भोजताल वो होता है ना। रामसर वेटलैंड भी है ये, इसलिए ठीक है। महाराष्ट्र गिव्स ओपीएस ऑप्शन, ओरिजिनल पेंशन स्कीम हो गया, जिसमें बात होता है कि 2005 के पहले आपका नौकरी अगर खत्म होता है, ज्वाइनिंग 2004 है, आप रिटायरमेंट होंगे, तो आपका जितना सैलरी होगा उसका हाफ मिलेगा, वो ओपीएस है। एनपीएस में बात होता है कि आप कुछ कंट्रीब्यूशन करेंगे, सरकार कुछ करेगा, और उसके हिसाब से हर साल बढ़ते रहेगा परसेंटेज, और आपको रिटर्न मिलेगा एक अश्योर्ड इंटरेस्ट पे। तो वो न्यू एनपीएस हो गया। तो ओपीएस ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्यों प्रेफर करते हैं? क्योंकि जब रिटायरमेंट होता है तो उसका उसका हाफ सैलरी मिलता है उस समय से। तो आपको मंथली बेसिस पे आपको पेंशन मिलती रहती है, बट न्यू पेंशन स्कीम में आपको एक बारी में लमसम अमाउंट मिल जाता है, आपको मंथली पेंशन नहीं मिलती उसमें है। ऑप्शन रहता है मानसी, एनपीएस वाला में, कि अगर आपको एक बार में चाहिए पूरा या फिर आपको मंथली चाहिए। तो अधिकतर लोग होते हैं ना, वो मंथली कोशिश करते हैं कि एक बार वाला में उनके वो नहीं करते, क्योंकि जिनका घर प्रॉपर्टी बाकी नहीं है, तो वो कर लेते हैं, एक बार चाहिए ताकि इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन बाकी सब उसमें भी करते हैं, मंथली मिलना चाहिए, अश्योर्ड वाला। हाँ, मतलब दस अमाउंट का बीस साल मंथली मिल जाता हाँ है। हाँ वही ओल्ड में हाँ, तो जो करते हैं। हाँ, ठीक है। मतलब 15 साल से 18 साल के आसपास ना कवर अप हो जाता है, जितना पैसा बचाते हो उतना वो मिल जाता है। लेकिन उसके बाद अगर हाँ, आप जिंदा हो तो एनपीएस में नहीं मिलेगा। उसके बाद उसमें कम, मतलब कम हो जाएगा एक तरह से, लेकिन ओपीएस में मिलता रहेगा, ओपीएस में ऐड होता रहेगा, डियर कुछ कुछ ऐड होते रहता है उसमें एक्स्ट्रा। 80 साल के बाद और बढ़ जाता है, 90 के बाद और बढ़ जाता है, वैसा नहीं था, एनपीएस में नहीं है प्रोविजन। उत्तर प्रदेश स्टेट ऑफ स्मार्ट सिटीज। तो दिव्या, स्मार्ट सिटी का अगर हम 5 कीवर्ड बोलेंगे तो क्या बोलोगे? ग्रीन सिटी की बात करते हैं हम, जैसे ग्रीन एनर्जी पहला करते हैं वर्ड क्या रहेगा प्रिपेयर। स्मार्ट सिटी? तो पहला वर्ड ग्रीन सिटी नहीं होगा, पहला वर्ड सस्टेनेबल। पहला सस्टेनेबल आई से वुड से पहला, हाँ। ई गवर्नेंस होना चाहिए। हाँ ट्रू। स्मार्ट मतलब कि डिजिटल, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ई गवर्नेंस जो आपने बताया, उसके बाद फिर आएगा बाकी सब तुम्हारा कि सस्टेनेबल होना बाद चाहिए, ग्रीन क्लीन होना चाहिए, हाँ ठीक है। कनेक्टिविटी बोल हम्म। सकते हैं। हम्म। तो अर्बन फैसिलिटी सेंटर स्टैब्लिश अक्रॉस द स्टेट, वो किया जाएगा ईस्ट, जो पहला वही है, पहला पॉइंट क्या है, सस्टेनेबल लिखा हुआ है नहीं, पहला लिखा हुआ फॉर ईज एक्सेस टू द गवर्नेंस गवर्नमेंट सर्विसेज, सामने में। इमरजेंसी रिस्पांस सैनिटेशन यूनिट, सफाई मित्रा, के सफाई मित्रा इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। जैसे हम लोग आरोग्य मित्रा बात करते हैं, आपदा मित्र का बात करते हैं, आरोग्य मतलब कि हेल्थ से रिलेटेड, आपदा मतलब कि डिजास्टर रिलेटेड। फिर हम लोग बात करते हैं स्वच्छाग्रही, स्वच्छ भारत अभियान में प्रमोशन करने के, आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर्स, सब उससे रिलेटेड, वैसे सफाई मित्र हो गए। तो ये सब वर्ड यूज कर सकते हैं। प्रिपरेशन ऑफ जीआई बेस्ड, जीआईएस, जीआईएस मतलब क्या होता है दिव्या? जीआई ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के तो। मतलब उसके हिसाब से बेस्ड मान, मतलब कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन और मैप में रहेंगे, जीआईएस टैग किया रहेगा, जियो टैगिंग किया रहेगा, उसके हिसाब से प्रॉपर्टी टैक्स मैनेजमेंट सिस्टम किया जाएगा अंडर द अमरूट योजना। अमरूट क्या है, मानसी? अमृत इज अटल मिशन ट्रू, फॉर रेजुवेनेशन ऑफ रेजुनेशन ऑफ एंड अर्बन अर्बन। ट्रांसफॉर्मेशन। इसका वही मकसद है जो सबका, जो जल्दी आप जो सोचते हो दिमाग में कि जल हर गल, हर नल से जल। फिर स्वच्छ भारत अभियान होगा इसमें, स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट होगा इसमें, ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम होगा, साइबर इंटीग्रेशन होगा, तो अमृत सिस्टम में आएगा ये सब। तो ऐसा एक आइडल, ऐसे पीएम श्री है ना, पीएम श्री किसके लिए रिलेटेड है? स्कूल से रिलेटेड है, इंडिया में जो भी एजुकेशन। 14,000 स्कूल्स है उसको मॉडल स्कूल बनाया जाए। तो मॉडल स्कूल, तो ऐसी अमृत योजना में बात करते हैं कि मॉडल अर्बन एरिया बनाया जाए, उसको क्या क्या होना चाहिए, सब उसमें फैसिलिटी होना चाहिए उसके हिसाब से।
प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, ये तो बात कर ही लिए। ये तो यूपी का है, लेकिन इंडिया में बोला जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर करते हैं। थर्ड इन इंडिया स्मार्ट सिटी, वाराणसी टॉप सिटी स्मार्ट सिटी नॉर्दर्न जोन में, तो इम्पोर्टेंट है वाराणसी। बाकी जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंदर में अलीगढ़, आगरा, बरेली, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, मुरादाबाद भी है, प्रयागराज, सहारनपुर, वाराणसी। तो जो भी यूपीपीएससी एग्जाम दे रहे हैं वो एक कृपया नोट कर लीजिए, काम आ सकता है। दूसरा, अमृत योजना में वही ड्रिंकिंग वाटर होगा, सीवेज होगा, लैंड पार्क सब रहेगा। एस्पिरेशनल म्यूनिसिपल बॉडी, हम लोग बात करते हैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का, फिर बात करते हैं ब्लॉक का। तो ब्लॉक के अंदर भी म्यूनिसिपैलिटी हो गया, तो फिर इसका बात करते हैं ना, टारगेटेड, टारगेटेड स्पेसिफिक एरिया में डेवलपमेंट का बात होता है। 100 प्रोफेशनल अपॉइंटेड सीएम फेलोज, ये हेल्प करेंगे एस्पिरेशनल अर्बन बॉडीज को ज्यादा से ज्यादा इंटीग्रेट करने के लिए सोसाइटी में, ज्यादा से ज्यादा उसको इफेक्टिव बनाने के लिए। तो सीएम फेलोज वर्ड यहाँ पर है, इसको उठा ले सकते हैं। पिंक टॉयलेट विमेन के लिए डायरेक्टली। ओपन एयर जिम, तो ओपन एयर का कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े थे बेंगलोर में, ओपन एयर थिएटर, ओपन एयर रेस्टोरेंट, ओपन एयर जिम हो गया। रैपिड रेल सर्विस, तो रैपिड रेल सर्विस और मेट्रो में क्या फर्क है वो भी डिस्कस की। ये रैपिड रेल सर्विस है, नॉर्मल ट्रेन होगा, रैपिड ट्रेन होगा, रैपिड रेल होगा जो नॉर्मल ट्रैक पे चलता है, और आरआरटीए जिसको बोलते हैं। और जो मेट्रो होता है उसे अलग से बनाया जाता है, फ्लाईओवर और बाकी सब ट्रैक लॉन्ग डिस्टेंस के लिए होता है, मेट्रो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए। ई मोबिलिटी प्रमोट करने के लिए ई नगर सर्विस, तो इसमें की इंपॉर्टेंट कीवर्ड विच वी हैव लर्नड इन दिस यूपी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट, दैट इज ई मोबिलिटी, ई नगर सर्विस, एस्पिरेशनल म्युनिसिपल बॉडीज, देन अमरूट स्कीम, सीएम फेलोज फॉर कंसल्टिंग द म्युनिसिपल बॉडीज, बस। और सफाई मित्र, इतने सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड है जिसको हम लिख सकते हैं। मानसी, हाँ राइट औशिक, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल। हाथीज इन एसटी लिस्ट, हाथी के बारे में बात बहुत बार सुने हैं, हम लोग डिस्कस भी किए। दिव्या, क्या होना चाहिए? हिमाचल प्रदेश की ट्राइब है वो, अपने शेड्यूल ट्राइब के अंदर, लिस्ट के अंदर एंटर करने के लिए बोलते हैं कि उनके उनको भी शेड्यूल ट्राइब के अंदर जगह देनी चाहिए। हम्म, ठीक है। तो कहाँ पे है वो? हिमाचल प्रदेश तो, में। तो हिमाचल प्रदेश में नहीं है, वो बाउंड्री पे है, इसलिए इशू हो रहा था ना। हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड के बाउंड्री में, आई थिंक। ट्रांसगिरी एरिया, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट, हिमाचल प्रदेश। तो दोनों तरफ बात हो रहा था कि मेरे को डालना है कि नहीं, मानसी यही था ना? हाँ यही इशू है, हम्म, तब उनको ऐड कर दिया गया है। एंड हमने यहाँ पे ये भी बात करी थी कि जो पावर है टू चेंज दिस लिस्ट ऑफ एसटी, ये पावर पार्लियामेंट के पास होती है, पार्लियामेंट स्टेट बोलते, के स्टेट पास के पावर। पास नहीं होता। तो देखो क्या लिखा हुआ है कि द एच सी जो है साइटेड द ऑफिस ऑफ आरजीआई। आरजीआई क्या है? रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया। ये क्या करते हैं? ये भी सेंसस करवाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर। मोस्ट रिसेंट ओपिनियन ऑन द हाथी, वार्निंग द टर्म ऑल्सो रेफर टू एज डोमिनेट कास्ट, priestly community. The court said, despite this opinion, it was totally inacceptable as why they were not excluded from the ambit of the ST classification. The court went on to note that including the Brahman and Rajput community as Hathi in the ST list would amount to treating unequal as equal. तो जो हम लोग बात करते हैं इक्वालिटी का, राइट टू इक्वालिटी का आर्टिकल आज पढ़ेंगे, ऐसे 14 बाद में पढ़ेंगे। तो उसमें बात है कि इक्वल्स के अंदर हम इक्वालिटी का बात करते हैं, अनइक्वल्स के बीच में अनइक्वालिटी नहीं हो सकता, इसलिए पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन और अफर्मेटिव एक्शन किया जाता है। तो अनइक्वल को इक्वल ट्रीट नहीं कर सकते हम लोग। तो वी प्रमोट इक्वालिटी अमंग द इक्वल, ये इंडिया का। तो मोहल्ला क्लिनिक्स, इट इज अ एक तरह से डिस्पेंसरी हो गया ग्रास रूट लेवल में। मानसी,
जो हाँ, अ, डिस्पेंसरी नहीं बोलेंगे क्या कि नहीं क्योंकि हुआ। वहां पे डॉक्टर भी अवेलेबल होते हैं, आप टेस्ट भी सारे जो करा सकते हो वो भी करा सकते हो। मतलब जो नॉर्मल, अगर आपको फीवर कोल्ड है तो आप डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वो, तो दिल्ली एस एल जी रिकमेंड सीबीआई प्रोब इनटू अ टेस्ट ऑफ घोस्ट पेशेंट। तो घोस्ट पेशेंट क्या होता है दिव्या? घोस्ट पेशेंट मतलब होता है कि आपका लिस्ट में नाम नहीं है, आप गए नहीं है, लेकिन अगर लिस्ट में नाम है आपके, अलग से आधार कार्ड से आपको बता दिए, टेस्ट हो गया और सब्सिडी मिल गया, पैसा उनको मिल जाएगा कि आज इतने सारे, आज 100 पेशेंट को ट्रीट किए, तो उनको इस हिसाब से पैसा मिल जाएगा। लेकिन असली में सिर्फ 20 होंगे, 30 होंगे। तो ये घोस्ट, तो हम लोग घोस्ट पेशेंट सिर्फ इसमें नहीं देखते हैं, हम लोग घोस्ट आधार कार्ड भी देखते हैं, घोस्ट इलेक्शन में भी हम लोग देखते हैं, वोटिंग वोटिंग मशीन में घोस्ट बेनिफिशियरी देखते हैं हम लोग, हर एक स्कीम में, मनरेगा में घोस्ट जॉब देखते हैं। मानसी, तो एक राइट। क्रोनिक इशू है। तो इसका एक ही अलग तरीका है कि स्कैन हो सकता है आधार कार्ड, या फिर आप क्या ट्रांसपेरेंसी बढ़ा सकते हो ऑनलाइन मैकेनिज्म से। तभी घोस्ट में जितना ट्रांसपेरेंसी ऑब्जेक्टिविटी बढ़े, उतना घोस्ट मैकेनिज्म कम कर सकते हो, ये बोल सकते हैं। हाँ, जितना पेपर बेस्ड रहेगा उतना इसका मिसयूज हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे लिखा भी कि ये लिखा ना, दे आर मार्क दिस 99999, तो 3000 पेशेंट्स को ये सेम ही नंबर, मोबाइल नंबर भी सबका सेम मार्क किया हुआ है, हम्म। लेफ्ट ब्लैंक 8000 और लेफ्ट ब्लैंक। तो इलेक्ट्रॉनिकली होगा तो वो ट्रांसपेरेंट रहेगा, उसमें आप कुछ भी मैनिपुलेट नहीं कर सकते। हम्म। अब इसमें आते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट आर्टिकल में। यहाँ पर है कि रश्मि शुक्ला इज द फर्स्ट वुमेन डीजीपी ऑफ महाराष्ट्र। तो वो डीजीपी बन गई है। तो इसमें खुशी का बात यह है कि अब हर जगह देख रहे हैं कि विमेन का जो हायर टॉप एक्लन है, उसमें उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ते जा रहा है। जैसे हम लोग नीना सिंह के बारे में पढ़े थे, सीआईएसएफ की फर्स्ट वुमेन चीफ। वैसे ही हम लोग फिर रेलवे चेयरमैन का बात किए थे कुछ दिन पहले। और अभी डीजीपी ऑफ महाराष्ट्र रश्मि शुक्ला, वो 1988 आईपीएस ऑफिसर, वो रिटायर कर रहे हैं। और उनके बाद फिर सेंट्रल डिप्यूटेशन में थी वो रश्मि शुक्ला एसएसबी में। उसके बाद फिर अभी एडीजीपी, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, और अभी जा करके वो डीजीपी ऑफ महाराष्ट्र में। तो इसमें लिखा हुआ कि हाई कोर्ट टू फ्रेम चार्जेस अगेंस्ट मेकर्स ऑफ द वाइल्ड कर्नाटका। ऐसा क्यों है? तो नाम दिया हुआ है कि शरद चंपति कल्याण वर्मा एंड अमोघवरा जीएस ऑफ द डॉक्यूमेंट्री ऑफ वाइल्ड कर्नाटका, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द टीवी चैनल डिस्कवरी इंडिया, बीबीसी यूनाइटेड किंगडम, ओवर द टॉप स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स। उसमें जो कुछ कुछ फुटेज है, क्लिपिंग्स है, इट इज वॉयलेशन ऑफ द कोर्ट्स जून 2021 इंटरिम ऑर्डर। तो इसका मतलब कि उसमें जो रिकॉर्ड किया गया, सो स्ट्रीम किया हुआ, तो रिकॉर्ड अ प्रेसाइज फाइंडिंग विद रिगार्ड टू दिस इन्वॉल्वमेंट ऑफ द अक्यूज्ड। इसमें बोला जाता है देयर इज सफिशिएंट मटेरियल ऑन द रिकॉर्ड टू फ्रेम द चार्जेस अगेंस्ट द अक्यूज्ड। It was less than PIL petition 2022 June pending adjudication, and though the film was intended to be non-profit basis educational purpose, the filmmaker had pocketed millions of rupees by commercially selling it for profit without knowledge of the approval of the Karnataka Forest Department। अब ये समझ में आया क्या इशू है। ये कि पहले बोला जा रहा था कि आप एजुकेशनल पर्पस के लिए कर रहे हो, नॉन प्रॉफिट बेसिस पे कर रहे हो, फिर जा करके आप बिग बिग चैनल से पैसे उठा करके आप इसको कमर्शलाइज डाल दे रहे हो। तो आप परमिशन नहीं है फॉरेस्ट, कर्नाटका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से। एंड इट हैज द फिल्म हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओवर 100 कंट्रीज ओटीटी के माध्यम से। तो इसलिए चार्ज किया जाएगा। दिखना क्या चाहिए, वाइल्ड कर्नाटका। केसीआर कौन है, मानसी?
KCR, I think former Chief Minister Andhra और Pradesh लीडर के। ऑपोजिशन है वो, तेलंगाना के के चंद्रशेखर राव। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है कि सेटिंग फॉर द टोन फॉर द नेक्स्ट डिकेड, कैसा होना चाहिए एग्री एंड कम्युनिटी समिट। तो उसके अंदर में वही है, इसमें से निकालो डायमेंशन, तो वही हो जाएगा चैलेंजेस पोस्ट बाय क्लाइमेट चेंज, रेजिलिएंट सप्लाई चेन, फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, रहता है रोल ऑफ विमेन कैसा बढ़ना चाहिए, उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ना चाहिए। फिनटेक कैसे बढ़े, फिनटेक मतलब फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी, डीबीटी हो गया, आधार हो गया, टेक्नोलॉजीज हो गया, इन एंड ईजिंग द क्रेडिट एक्सेस। फायर, फॉर्मल क्रेडिट हो गया। हाँ फॉर्मल क्रेडिट को बढ़ाने के लिए। फायर साइड चैट, ये आई थिंक बॉट सिस्टम हो गया। फायर साइड चैट क्या है, ये बस सर्च करो। स्टबल बर्निंग है। फायर साइड चैट ना, चैट बॉट वो बात नहीं कर रहे हैं, मतलब बातचीत को बोल रहे हैं चैट, बट फायर साइड चैट मेरे हिसाब से इट इज अबाउट ओ स्टबल दूसरा, बर्निंग। उससे मतलब नहीं है। ठीक हाँ। है, सेशन है ना, तो सेशन का टर्म हो गया दूसरा। ठीक है, फूड सिक्योरिटी इन Yes. आउटसोर्सिंग डिमांड, ये हो गया टैपिंग द पोटेंशियल ऑफ द लाइफ स्टॉक सेक्टर। ठीक है, तो लाइफ स्टॉक में सभी आ जाएंगे, इंडिया में मिल्क प्रोडक्शन से हाईएस्ट है वर्ल्ड में। उसके बाद पोल्ट्री हो जाएंगे, पिंक रेवोल्यूशन हो जाएगा इसमें, फिशरी हो जाएगा, फिशरी भी इसी में आ जाएगा। तो फूड सिक्योरिटी इन आउटसोर्सिंग डिमांड, तो एफपीआई का बात कर सकते हैं, फूड प्रोसेसिंग यूनिट का बात कर सकते हैं। फूड सिक्योरिटी में पीडीएस का बात होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का बात होता है। फूड सिक्योरिटी में आप हेल्दी न्यूट्रिशन का बात होता है, फूड फोर्टिफिकेशन का बात होता है। तो ऐसे पर चर्चा होगा। और यहाँ पर एफएमसीजी कंपनीज, आई थिंक रीजनल पार्ट ऑफ द कौन सी एसोसिएट औषध? पार्टनर नहीं। ठीक है, कोई- तो हम लोग बात करते हैं, जो कल डिस्कशन भी हुआ था कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग के ऊपर में, लिविंग ऑन द एज, एज चिल्ड्रन दीज वुमेन वे ट्रैफिक फ्रॉम द सुंदरबन। सुंदरबन इंपॉर्टेंट क्यों है, देगा? मैंग्रोव फॉरेस्ट। ट्रू। तो वहां पर देयर पैनिक्ड पेरेंट्स वेंट टू द पुलिस फॉर हेल्प, बट वंस दे वर रेस्क्यूड दे वर नो लॉन्गर एक्सेप्टेड टू द कम्युनिटीज। तो ट्रैफिक वुमेन है, उनका डुअल चैलेंज हो गया कि एक तो उनका ह्यूमन राइट्स वॉल्यूशन हुआ, डिग्निटी हर्ट हुआ। दूसरा चीज कि जब रिहैबिलिटेशन में बात करते हैं उसमें भी चैलेंजेस आ रहा है कि लोकल कम्युनिटी इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, बोल रहे वही पॉल्यूशन और प्योरिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है इंट्रेंस सोसाइटी के अंदर में, इसलिए वो अकेले रह पाते हैं। तो रिपोर्ट्स ना हो दे आर सेव्ड सर्वाइवर लिव ऑन द पेरिफेरी ऑफ द सोसाइटी, साइड लाइन में रहती है, अकेले रहती है। तो वो बात है। फैमिली एक्सप्रेसेस ग्रीफ ओवर द मिसिंग डॉटर, तो मिसिंग डॉटर और वुमेन का हम लोग कल डेटा पड़ा था 13 लाख अराउंड। तो लिखा हुआ है कि दे स्पेंड देयर नाइट्स आउटसाइड द डोमेस्टिक रेखा बाउंड्री, दे नो लॉन्गर इंटरेस्टेड इन हैविंग बैक देम। माय फादर एंड ब्रदर आर ऑल लिव इन द विलेज बट दे डोंट स्पीक टू मी और माय डॉटर्स एवर सिंस आई वाज रेस्क्यूड 8 years ago। सुल्ताना, ट्रैफिकिंग सर्वाइवर, रूबिका। तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो रिपोर्ट्स दैट 40,725 women or 10,571 girls were missing from West Bengal, the highest number in the country। 40,000 मतलब मिसिंग है, गायब, वेस्ट बंगाल में सिर्फ। इंडिया का बात ही नहीं हो रहा अभी, हाईएस्ट है वर्ल्ड इंडिया में। सबसे ज्यादा एक तरह से दो जगह है, साउथ एंड नॉर्थ 24 परगना, हाईएस्ट नंबर ऑफ मिसिंग केसेज इन ओवर। तो इसको लिख सकते हो डेटा के हिसाब से। तो ये कैसे क्यों होता है, तो उसमें वर्नेबिलिटी कैसे है, तो फॉल्स प्रोमिसेस ऑफ न्यू जॉब, बेटर लिविंग कंडीशन, सपोर्ट टू फैमिली। प्रोमिसेस में अपेयर लेजिमिटेड स्टार्टिंग में, लेकिन फिर इट मेक्स द मेन वुमेन चिल्ड्रन इजी प्रे फॉर एक्सप्लॉइटेशन। प्रवेश बोलो।
I was asking that what are the numbers of missing girls? You have told that missing women are 40,000 percent of the no? 40,000 10,000 वेस्ट बंगाल में सिर्फ है। जो कल हम लोग पढ़े थे उसमें 13 लाख था, आई थिंक। ओवर द कुछ नहीं, 10 I am asking the girls, specific girls. 10,571 वेस्ट बंगाल में। तो इसमें इंपॉर्टेंट एक वो की वर्ड है, मानसी, यू कैन कमेंट ऑन दिस। एवरी हाउस होल्ड हियर हैज अ जनरेशनल ट्रैफिकर। जनरेशनल ट्रैफिकर है यहाँ पर, कि इसका बाप भी वही काम किया, उसका बेटा भी वही काम किया, परिवार भी वही काम कर रहा है, जनरेशनल हो गया एक तरह से। द फैमिलियर स्ट्रेंजर आइडेंटिफाई वर्नेबल वुमेन देन पास ऑन द इंफॉर्मेशन टू ट्रैफिकल आउटसाइड द रीजन। हो सकता है कि आउटसाइड द रीजन मतलब कि बांग्लादेश भी हो सकता है उसमें, ताकि जो इंडिया का लॉ लगे नहीं उसके ऊपर में। और ह्यूमन ट्रैफिकिंग को भी इंक्लूड किया गया एनआईए के अंदर में, यूएपीए के अंदर में भी। पहले एनआईए का पावर बढ़ते जा रहे धीरे धीरे, तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ड्रग्स तो था पहले से, तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में भी लाया गया। मानसी, यही आवश्यक यहाँ पे ये लिखा हुआ है जनरेशन कि ट्रैफिकर, फेमिलियर्स कि बोला जाता है कि मतलब देखो इसके घर में क्राइसिस है, परिवार भी कमाते नहीं है, तो ये ज्यादा वल्नरेबल है, इसको। इसको कैसे सॉल्व हाँ, कैसे कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को। एक चीज जो मेरे को समझ में आ रही है कि जैसे फेमिलियर स्ट्रेंजर जो है मतलब उसी एरिया के लोग हैं, वो ही इन्फॉर्मेशन आगे पास ऑन करते हैं ट्रैफिकर्स को। तो पहले ये जो नेटवर्क है इसको ब्रेक करना इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा जो यहाँ पे मेन रीजन अगर हम बोले कि अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है, बेटर एजुकेशनल फैसिलिटीज नहीं है, तो वो इंश्योर होनी चाहिए। तो थोड़ा टाइम लगेगा उसमें, दैट इज अ लॉन्ग टर्म पहला जो आई थिंग, बट थिंक, बोलो, कंप्लीट कर शॉर्ट दो टर्म मैं में बोल। यही कि जो नेटवर्क है उनको ही ब्रेक करना इंपॉर्टेंट है। और हमने कुछ टाइम पहले पढ़ा भी था कि एनआईए ने ऑल ओवर इंडिया में रेड की थी, जिसमें 14 राज्य ऐसे थे जहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अकॉर्डिंग थे। और उसमें एक पॉइंट ये भी था, जो अदर कंट्री से माइग्रेंट आते हैं वो काफी टाइम तक वहां रह रहे हैं, तो उनका ये नहीं पता चल पाता कि वो यहाँ के रेजिडेंट्स हैं या कितने टाइम से रहते हैं, वहीं घुल मिल जाते हैं। तो उनको भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंदर इन्वॉल्व कर लिया जाता है, उसकी वजह से भी नंबर बढ़ता हुआ देखने के लिए और मिलता है। एक और इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पे जो ऑलरेडी जो जैसे वुमेन और चिल्ड्रन चिल्ड्रन तो नहीं, जो वुमेन जो रेस्क्यू की जा रही है, जिनको रिहैबिलिटेट किया गया है, जो बाहर रह रहे हैं, तो वो भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकती है इन टर्म्स ऑफ अवेयरनेस जनरेशन। चिल्ड्रन भी थे इसमें, 13 से 18 साल की एज की बच्चे भी इन्वॉल्व थे। इवन 5 से 8 ईयर तक के बच्चों को बैगिंग के अंदर इन्वॉल्व किया जा रहा था ह्यूमन ट्रैफिकिंग के थ्रू। कल देखा था। तो ठीक है, तो इसमें दो तीन एरिया उठाते हैं, फिर मैं कंक्लूड करूंगा कि कैसे इसको डील कर सकते हैं कुछ कुछ एरिया में, फिर प्रवेश आप ऐड कर देना कि इसमें और क्या इशू है। कि पुलिस फायर रिपोर्ट, पुलिस आर रिलक्टेंट टू लॉन्च एफआईआर रिपोर्ट, एक हो गया पूरा। दूसरा कि उनका रिहैबिलिटेशन होता है लेकिन कोई शादी नहीं करता, कि प्योरिटी वही प्योरिटी और पोल्यूशन वाला कॉन्सेप्ट आता है, और बाकी परिवार में भी वो उसको वापस लेते नहीं है। खुद परिवार ही फिर ब्राइब करते हैं, 50,000 रुपीज देते हैं, रेस्क्यू द डॉटर, ये टू वे अनवांटेड, ये दिखाया जाता है। उसके बाद फिर ऐसे भी होता है कि जो सोशल वर्कर हैं उसमें ग्रोइंग इशू माइनर का है, तो 18-16 साल में प्यार होता है, भाग जाते हैं 30 to 40 ईयर्स वाले लड़के के साथ। उसके बाद फिर वो बेच देते हैं जाकर के ब्रॉथल में बाय द हस्बैंड, एलोपिंग फ्रॉम द हाउसेज लेटर बीइंग सोल्ड टू द ब्रॉथल बाय द हस्बैंड। तो ये बंगाल में, बांग्लादेश में, एक्सेट्रा, कर्नाटका में, हैदराबाद में खास करके ये भी इशू है। हैदराबाद का आता नहीं है एग्जाम्पल, लेकिन वहां पर भी है। तो इम्पोर्टेंट यहाँ पर इंस्टीट्यूशन हो गया, किया, KEYA, कथकली एम्पावरमेंट एंड यूथ एसोसिएशन, दैट एनजीओ है जो दैट वर्क्स विद ट्रैफिक वुमेन। इसका एग्जांपल हम लोग एथिक्स में लिख सकते हैं, ऐसे में लिख सकते हैं, कैसे वो हर एक महिला से बात करती है, बच्चे से बात करती है, और फिर कैसे रिहैबिलिटेट किया जाए। तो वो एनजीओ काम करता है इसमें। तो कैसे इसको रोक सकते हैं। तो आई थिंक दे, अपार्ट फ्रॉम मानसी जो उनका जो बोलना है, उसके अलावा मैं दो एरियाज हो गया कि पहला लॉ एंड ऑर्डर बेस्ड सोसाइटी होना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर के लिए स्टेट कैपेसिटी बढ़ना चाहिए। स्टेट कैपेसिटी नहीं बढ़ेगा, पुलिस सिस्टम ढंग से नहीं आएगा, तो नहीं हो पाएगा। पहला वो जुडिशियल रिफॉर्म होगा, बात कि आप डेटरेंट क्रिएट करें। ट्रैफिकिंग है 10 साल से ज्यादा डायरेक्ट, अगर पकड़ा गया डायरेक्ट 10 साल से ज्यादा। तो उसे के लिए एक एबल स्पिरिट होना चाहिए बाय द सीएम, फिर डीएम और बाकी सब, और एसपी को भी होना चाहिए इनिशिएटिव ले। दूसरा आई थिंक इट इज जॉब क्रिएशन, सेकंड में आता है जॉब क्रिएशन, एक लोकल एम्प्लॉयमेंट, तभी जाके सीसीटीवी कैमरा लगेगा। उसके बाद बिजनेस बढ़ेगा, तभी जाकर के अपॉर्चुनिटी बढ़ेगा, विमेन बाहर आएगी और काम करेगी।
तो उनका एक एम्पावरमेंट होगा फाइनेंशियली और सिक्योर होगी। तीसरा होता है अवेयरनेस, और बाकी सिविल सोसाइटी के हिसाब से देखा जाए तो इसमें किया काम कर रही है, लोकल मीडिया का बात हो सकता है, इसमें ऑनलाइन सोशल मीडिया में ट्रेंडिंग कर बात कर सकते हैं उसके थ्रू। और प्रवेश यू कैन एंड कंक्लूड करके। ठीक है, तो मैं अब थोड़ा इसमें दो लेडीज का एग्जांपल दूंगा। एक थी हमारी असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस सुरिंदर जीत कौर, और एक थी दिल्ली पुलिस की कांस्टेबल श्री सीमा ढाका। इन्होंने 56 लेट जो गर्ल्स थी उनकी ट्रैफिकिंग रोकी है, इनको प्रेसिडेंट अवार्ड भी दिया गया। तो ये हो गया प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। हम्म। इसके अलावा क्या कर सकते हैं? डाटा ग्रिड बनाया जाए, जितने भी कंट्रोल रूम है अक्रॉस इंडिया, इंटेलिजेंस का उसमें इनपुट लिया जाए और पता लगाया जाए कि ट्रैफिकिंग कहाँ से कहाँ होती है। तो उन हॉटस्पॉट को डिक्लेयर किया जाए पुलिस अथॉरिटी के ऐड द्वारा। करना चाहो CCTNS है एक है, क्राइम का जो आपने बोला डेटा बनना है जो ऑलरेडी है, तो इसमें भी इंक्लूड किया जाए। CCTNS जो बोलते हैं, ठीक। मानसी वही था ना, दूसरा, कल जो लोग पढ़े थे, हाँ, परसों पढ़े थे CTNS है, CCTNS। क्राइम एंड क्राइम, क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क। हाँ हाँ, क्राइम, क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क दूसरा ऑलरेडी है, हाँ हाँ, बोलो अब। दूसरा एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर जारी होना चाहिए, जो कि शायद है भी एमएचए की गाइडलाइंस में। दूसरा, इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 जो है उसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से होना चाहिए। एमएचए का जो एंटी ट्रैफिकिंग सेल है उसको अच्छे से काम करना चाहिए। और तो ये मेरे हिसाब से कुछ प्रैक्टिकल और इमीडिएट एरियाज हैं जो लिए जा सकते हैं, अदरवाइज तो होता ही है। हाँ बाकी तो ओवरऑल हम लोग डिस्कस किए, मानसी का भी एरिया, फिर मेरा भी और प्रवेश का भी, वो ध्यान में रख करके आंसर भी लिख सकते हैं और ऐसे में लिख सकते हैं जैसे। ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या होता है मानसी? ऐसे में लिखा हुआ है कि आर्ट बियॉन्ड द प्रेडिक्टेबल। मतलब ये, इसको अगर हम बोले बियॉन्ड द प्रिडिक्टेबल, सो ऐसी चीजें मतलब एब्स्ट्रैक्ट आर्ट की एब्स्ट्रैक्ट बात आर्ट का कर बात हो सकते रहा है, हाँ ठीक है। बियॉन्ड द प्रिडिक्टेबल, उसको प्रिडिक्ट करना, क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, हर एक इंसान का अलग इंटरप्रिटेशन हो सकता है। हम्म। मतलब इंगेज विद द व्यूअर्स एज इन अ मल्टी डायमेंशनल एक्सपीरियंस। तो मल्टी डायमेंशनल एक्सपीरियंस मतलब कि सिर्फ ड्राइंग नहीं रहेगा उसमें, कोलाज सिस्टम भी रहेगा, कोलाज भी हो गया, राइस वीड हो गया, फैब्रिक, ऑटो पेंट, प्लाईवुड, सबको रैंडमली यूज करके आप आर्ट बना रहे हो। और उसमें टेक्सचर्स, आइडियाज, इमेज, वो आप बोलना चाह रहे हो, क्यूरोसिटी जनरेट करना चाह रहे हो व्यूअर के सामने, इसलिए अनप्रेडिक्टेबल नहीं हो सकता, मतलब प्रेडिक्टेबल नहीं हो सकता। आपको मल्टी डायमेंशनल फीलिंग होगा, एक्सपीरियंस होगा सीइंग द आर्ट। सिविल सोसाइटी अंदर सीज इन इंडिया, अ फ्री सिविक स्पेस इंपॉर्टेंट है, गारंटी प्रिंसिपल एंड एसेंशियल फॉर डेमोक्रेसी, और वाइब्रेंट सिविल सोसाइटी इंडिया में भी है। लेकिन बोलना चाह रहे हैं कि ये हिंदू नेशनलिज्म के अंदर में प्रोस्पेक्ट ऑफ सेकुलरिज्म इंटरप्रिटेशन असर्वधर्म संभव, इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन, सिटीजन वेलफेयर एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा, ये एक तरह से कर्व किया है। तो जैसे हम लोग बात करते हैं FCRA के अंदर में भी, तो द CBI इज empowered टू इन्वेस्टिगेट NGO। FCR में मैंडेट तो टाइट किया गया है ओवर द इयर्स, और आप जा करके सिर्फ और सिर्फ SBI में और दिल्ली ब्रांच में जा करके खोल सकते हो NGO का ब्रांच, और उसके थ्रू इंडिया भर में 75% ऑफ द जो फंड मिलेगा उसको आपको खर्चा करना है, और एक एसेट पर, एसेट नहीं, ऑन द प्रोजेक्ट, और 25% से ऊपर नहीं होना चाहिए ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। यही है FCRA का, प्रवेश। हाँ तो उसके बाद फिर मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को टाइट किया गया, उसमें ED ESIR, ऐसे FIR होता है फॉर द पुलिस स्टेशन, वैसे ESIR होता है फॉर द ED। उसको टाइट किया गया, उसको बढ़ाया गया, उनका रोल बढ़ाया गया। तो ये हो गया, दूसरा एस्पेक्ट हो गया। तीसरा, इनकम टैक्स, पहले ज़्यादा डोनेशन और उसमें ज़्यादा होता था, एग्जेम्पशन होता था, अब धीरे धीरे इसको रिन्यू किया जा रहा है। आप उसको बोला जाता है कि हर NGO का जो फीस है, लाइसेंस है, इसको रिन्यू किया जाएगा। और भी जो एलेज्ड है बाय द सो कॉल्ड राहुल मुखर्जी एंड आदित्य श्रीवास्तव जी, वो कहते हैं कि अभी इंडिया के अंदर में देर इज अ एंटी कम्युनलिज्म बढ़ते जा रहा है और बाकी सब में। तो आई डोंट अग्री विद दिस स्टैंड पॉइंट।
तो इम्पोर्टेंट इसमें बात रखना है, एजेंसीज जो काम करती है, सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस, एमनेस्टी इंडिया, ऑक्सफैम रिपोर्ट और सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज एंड लॉयर्स। तो जरूरत नहीं, ऑक्सफैम याद रखना है, एमनेस्टी इंडिया और सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस। जब भी पूछता है एग्जाम में जीएस पेपर थ्रू 2 में एनजीओ और उससे रिलेटेड बॉडीज, तो एनजीओ का बात कर सकते हैं और उससे रिलेटेड क्या क्या इशू है इंडिया में। तो मानसी का से कहना था एक बार कि डोनेशन डोनर बायस होता है, जो जो एनजीओ को जिससे पैसा मिलता है तो एक तरह से उन्हीं का पैरेटिंग करते हैं। तो डोनेशन बायस का एक कॉन्सेप्ट आता है। दूसरा है कि बिग बिग जो इंस्टीट्यूशन होते हैं वो एनजीओ के थ्रू हो सकता है मनी लॉन्ड्री भी करते हुए, अच्छे काम भी करते हैं, तो मैं कंसर्न का बात कर रहा हूँ। उसके बाद फिर देयर आर चांसेस ऑफ द इंटरनेट सिक्योरिटी इशू विद रिस्पेक्ट टू मॉइज्म। वहां पर भी पाया गया है, एक एल्गार परिषद जो केस हुआ था इसमें पाया गया था कि एनजीओ यूज कर रहे थे इन द कम्युनल इशू, जो 2018 के समय में भीम कोरेगांव केस हुआ था 2018 में। तो एनजीओ का सेवरल इशू है, जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिक जाके सिलेबस एक बार देख लेना। अगर मानसी प्रवेश बोलना है इसमें, इफ यू वांट टू ऐड। इसमें बस एक चीज बता दो प्रवेश, राइट्स बेस्ड मोबिलाइजेशन मतलब क्या होता है? राइट्स बेस्ड मोबिलाइजेशन कीवर्ड है ये। Rights based mobilization, when a particular section of a mob comes on a place and